हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक नया टॉपिक। तो पूरे वीडियो को, पूरे चैप्टर को हम लोग एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात करें इसके अगर इंट्रोडक्शन की, तो इसका परिचय क्या है कि कार्बन है क्या। कार्बन हमारे पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला एक एलिमेंट है, एक तत्व है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है और हमारे पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर भी पाया जाता है। यानी देखिए, अगर हम बात करें अगर अर्थ क्रस्ट पे, तो 0.02% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पर और 0.03% पाया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। बात करें अगर कार्बन के सिंबल की और कहाँ कहाँ मिलता है ये देखते हैं। तो कार्बन हमारे पास जितने भी हमारे आसपास मौजूद नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे फूड हुआ, कॉस्मेटिक्स हुए, फर्नीचर हुआ, क्लॉथ, बुक्स, मेडिसिन, इन सब के अंदर कार्बन के कंपाउंड्स यानी कार्बन के जो अमाउंट्स होते हैं वो पाई जाती हैं। साथ में कुछ लिविंग थिंग्स के अंदर भी ये कार्बनिक कंपाउंड्स के रूप में मौजूद होते हैं। जैसे ये कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब ये सब कार्बनिक कंपाउंड्स हैं जो किसी लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। बात करें अगर कार्बन के सिंबल की, तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है किसी और के साथ। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड बनाएगा तब वो ऑक्टेट में आता है और स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो 4 इसकी होती है वैलेंसी। तो जिन कंपाउंड्स की वैलेंसी 4 होती है उन्हें हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट कंपाउंड कहते हैं। और ये यहाँ पर दिया हुआ कार्बन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। कार्बन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कार्बन के हम लोग इसके बॉन्ड के बारे में। 2 प्रकार के हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जितने मेटल्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम के का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह होता है 2 8 1। इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये कंपाउंड चाहते हैं कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लूज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तब जाके इनका बॉन्ड बन पाता है। दूसरा प्रकार का जो केमिकल बॉन्ड होता है वो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, उससे जाकर ये कंपाउंड बनता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते। कार्बन के पास एक क्वालिटी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे तो इनका जो एटॉमिक एनर्जी होगी वो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते। तो एक सवाल आता है मन में कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं करते? इनको ग्रहण करना चाहिए। इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम जानते हैं या तो 4 ये लूज कर दे तो 2 इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है तो जाके इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से इसकी एनर्जी बहुत हाई जाएगी और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होगी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को वो होल्ड कर सके। इसीलिए कार्बन ना इलेक्ट्रॉन गेन करते ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इसलिए कार्बन के पास क्या है, वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, म्यूचुअल शेयरिंग के माध्यम से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं वो, तब जाकर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम बनाना चाहें इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है, इसमें आपको पहले एक टॉपिक समझना पड़ेगा जो कि है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, सबसे बाहरी सेल में जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के सबसे बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और लुईस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग हमेशा जब किसी एटम का बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हम लोग
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन की। अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो अगर इसका नंबर होता है 1 तो इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे इस सिंबल से। हमारे पास एक और है, जैसे हमने बना लिया H2 कंपाउंड, हमारे पास है H2 होमो एटॉमिक कंपाउंड है, दो कंपाउंड है। एक H का इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, दूसरा बनाएंगे एक और H, इसका भी इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे क्या H, यानी एक के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे डॉट से तो एक के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे क्रॉस सिंबल से। और हम देख सकते हैं क्या है, यह जो हाइड्रोजन होता है यह अपना ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। जैसे कि हम पढ़े हैं कि हर कंपाउंड्स अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉनों का शेल पूरा करते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का जो सबसेल होता है उसे पूरा करते हैं और तब जाके वो स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर अलग अलग बना दिया, अगर ये बॉन्ड हो गया वो शेयर करेंगे, ये अपने पास इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो क्या करेंगे शेयर करेंगे और इससे क्या होगा इनका 2 इलेक्ट्रॉनों का शेल पूरा हो जाएगा, यानी इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया और इसने क्या किया इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो ये जो बन गया 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनता है सिंगल बॉन्ड। इनको हम दिखा देंगे ऐसे और इलेक्ट्रॉनों को जब मिलाएंगे हम लोग, जब इन इलेक्ट्रॉनों को मिलाएंगे तो दिखा देंगे लाइनिंग और सिंगल बॉन्ड को हम लोग एक लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं। और ये क्या आपका है सिंगल बॉन्ड जो कि H2 शो करता है। दूसरा हमारे पास क्या है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है O2, इसका हमें तो आपको पता होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। इसका अगर करें कन्फिगरेशन करें क्या आएगा 2 और 6, 2 और 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट सेल में मौजूद है, यानी इसका वैलेंस सेल कितना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, यानी हमको पता है लुईस स्ट्रक्चर के अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, कितने 6। एक ऑक्सीजन का हो गया एटम, दूसरे को क्या बनाएंगे, दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, अलग सिंबल दिखा सकेंगे, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इनका बॉन्ड बनाएंगे क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 6 है 8 हो जाएगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इससे, इसको याद रखना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सपोज कि इसने क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लिया, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाया अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा ये वाला इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, इससे क्या इन दोनों ऑक्सीजनों का अपना अपना ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। अब जरा सोचो कि जरा यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ से यहाँ मिलाया अगर तो 2 इलेक्ट्रॉनों को मिलने से बनता है सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास इन दोनों से बनेगा एक बॉन्ड, ऊपर दोनों बनेगा 2 एक बॉन्ड, यानी क्या हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है किसी और ऑक्सीजन के साथ। और देखिए इसमें क्या 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऊपर दिखाए जाएंगे हमेशा फ्री, ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं क्या हम लोग, इन्हें कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में शामिल नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में शामिल हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बॉन्ड को बना सकते समझ सकते हैं क्या सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसी प्रकार से हमारा तीसरा एक होता है जो कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। एग्जांपल हम ले सकते हैं N2 का, नाइट्रोजन के 2 कंपाउंड्स को अगर मिलाएं एटम्स को, तो अगर हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन है और एक और नाइट्रोजन, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है 7, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है 7, नंबर होता है 7, करेंगे इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आएगा 2 और 5, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में
5 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं हमको, दिखा देते हैं। 1 2 3 4 3 4 5 ये निकाल रहे हैं। इसके पास 5, इस वाले के पास भी 5 होगा। 1 2 3 4 5, दोनों के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करें, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 5 के पास 3 मिलेगा तभी इसका ऑक्टेट बनेगा। तो इसको चाहिए कितना, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके साथ साझा कर लेगा और इसके साथ शेयर करेगा तो इसका पूरा हो जाएगा। इसके पास खुद का 5 था, 3 वहां से लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। इसको भी तो अपना पूरा करना है। हमने क्या कहा है, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना इलेक्ट्रॉन भी उसको चाहिए भी। तो अगर इसने 3 दिया तो इसको 3 चाहिए भी, तो ये वाला नाइट्रोजन भी होगा, वो भी क्या करेगा, उस वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन का मिलने से बनता है सिंगल बॉन्ड, और 4 मिलेगा तो मिलेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, ये भी मिलेगा इससे, ये मिलेगा इससे, ये मिलेगा इससे, यानी कि यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है किसी और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको है। बात सब क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारे पास पहला कंपाउंड दिया हुआ है CH4, नाम जानते हैं उसका, मीथेन। यह कंपाउंड आपका मीथेन कंपाउंड है और इसका बनाना हमको है लुईस स्ट्रक्चर। तो जैसे पिछले टॉपिक्स का आपने पढ़ा कि लुईस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना होता है। तो हमारे पास में क्या है, कार्बन। इसको बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशन है। जैसे पहला रूल हमारे पास क्या है, हमको पहचानना होता है सेंट्रल एटम कौन है। फर्स्ट रूल है ये हमारे पास है, आइडेंटिफाई करना होता है कि सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम पहचानना हमको है, जो संख्या में कम रहेगा वही हमारा क्या बनेगा, सेंट्रल एटम, या जिसके इर्द गिर्द बाकी सभी कंपाउंड जुड़े होंगे वो। तो दिखता है CH4 के अंदर कार्बन कम है और इसी के आसपास बाकी सभी कंपाउंड जुड़े हैं। तो अगर बनाए कार्बन का बना देते हैं स्ट्रक्चर, तो क्या देखने मिलेगा हमें, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको दिखा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4। अब बचा हमारे पास 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हैं तो उसको दिखा देंगे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या किया है, अपने सभी एक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम देख सकते हैं क्या है, अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा दे रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, यानी शेयर जो है साझा कर रहा है, जितना लेगा उतना देगा। तो इसका बनाएगा स्ट्रक्चर। तो देखते कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए सबसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया चारों से, तो चारों इसके साथ जुड़ जाएंगे बॉन्ड बना करके। इस प्रकार ये इस कार्बन का पूरा हो जाएगा ऑक्टेट। आप देख सकते हैं इसका क्या हो रहा है, पूरा ऑक्टेट हो जा रहा है। तो ये इसका होगा स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का भी अपना पूरा करना होता है डिप्लेट। तो देखिए जरा इसका पूरा है डिप्लेट, ये देखिए अपना डिप्लेट पूरा करना है, यानी इसको भी मैंने से पूरी करनी है। तो ये उसका हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर इसका बनाया जाए स्ट्रक्चर फार्मूला, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, वहां पर यह है बड़े डॉट्स के रूप में है, तो इसे कहेंगे हम लोग डॉट स्ट्रक्चर कहा जाएगा। और इसका बनाना हमें है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों को मिलने से क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। उसी को दिखा देंगे, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से एक ऊपर या एक H इधर, एक H इधर और एक H नीचे, और ऐसे करके बन जाएगा इसका डॉट स्ट्रक्चर। हमारे पास एक और टॉपिक दिया हुआ है NH3 कहते हैं, इसका नाम क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर स्ट्रक्चर में आते हैं। तो अमोनिया के लिए हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, और क्या है, नाइट्रोजन का बनाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 1 2 3 4 5। आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, नहीं 3 होती है वैलेंसी, बिकॉज उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब क्या करेगा, ये 3 हाइड्रोजन साथ ये अटैच करेगा। एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, इसके भाई इसके इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इसका हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा इसका इलेक्ट्रॉन। अब क्या देख सकते हैं हम लोग, क्या नाइट्रोजन अपना वैलेंसी पूरा कर रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो बता देंगे इसका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। साथ में जो हाइड्रोजन है वो भी अपना ड्यूप्लेट पूरा करेंगे। देखिए जरा, ये भी क्या कर रहा है, अपना ड्यूप्लेट पूरा कर रहे हैं।
यानी इसको हम लोग कहते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार मिल जाएगा। फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, N के साथ एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। और साथ में देख सकते हैं कि हम लोग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाया है, तो इस दो इलेक्ट्रॉनों को इसके ऊपर हम लोग चाहें तो ऐसे दर्शा सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में शामिल नहीं होता है उसे कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक है एलोट्रोपीज के बारे में। एलोट्रोपी क्या होती है, अपरूप होती है। अपरूप क्या होता है, कार्बन के या फिर किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड्स के उसी कार्बन के, यानी कार्बन कार्बन से जुड़ करके एक नया कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं उसका अपरूप। यानी कि उसी एलिमेंट से बने हुए कुछ नए पदार्थ जिसमें सिर्फ उसी एलिमेंट के पार्टिकल्स हैं, उसे कहते हैं हम लोग अपरूप कहते हैं या फिर उसको एलोट्रोपीज कहते हैं। जैसे हम बात करें अगर, जैसे भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, भगवान राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए या फिर परशुराम, ये सभी क्या है, उन्हीं के अपरूप है, उन्हीं के अवतार हैं। उसी कॉन्सेप्ट से समझना आपको है कि यहाँ भी कार्बन से ही बने हुए कुछ उसके अपरूप हैं, कुछ उसके रूप हैं। पहला हमारे पास है डायमंड। डायमंड किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। डायमंड के स्ट्रक्चर में अगर देखें हम लोग तो डायमंड क्या होता है, डायमंड के अंदर चारों कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है और चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, अब चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं, जिस कारण इनके अंदर जो बॉन्ड पावर है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका बॉन्ड क्या होता है, बहुत हार्ड होते हैं। इसलिए डायमंड बहुत हार्ड होते हैं। वजह क्या है कि ये कार्बन कंपाउंड्स आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखते हैं। बात करें ग्रेफाइट की, अगर ये भी कार्बन का ही एलोट्रोपी है, कार्बन का ही अपरूप है, पर इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ 3 बॉन्ड बने होते हैं, सिंगल बॉन्ड, और इसमें एक बॉन्ड नहीं होता है, और उसमें क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और ये उसमें चारों बॉन्ड बना होता है, जिस कारण ये हार्ड होता है। इसके अंदर 3 बॉन्ड होता है, इसीलिए थोड़ा सॉफ्ट होता है। और ये चारों बॉन्ड होने पर इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए क्या होते हैं, ये आपके बैड कंडक्टर होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। एक तरह से ये हमारे होते हैं इंसुलेटर, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इसीलिए होते हैं कंडक्टर होते हैं। इसीलिए कंडक्टर होते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और भी इसके गुणों के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp³ होता है, sp3। sp³ उसका होता है हाइब्रिडाइजेशन। और बात करें अगर ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन, वो sp2 होता है। बात करें अगर बॉन्ड एंगल की, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है, माने एक कार्बन यहाँ पर है और ऐसा अगर कार्बन बना हुआ है तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बॉन्ड एंगल डायमंड के अंदर था 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट। ये होता है इसका बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री और 28 मिनट इसका होता है बॉन्ड एंगल। बात करें ग्रेफाइट के अंदर, तो ग्रेफाइट का जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री। बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, यानी कार्बन से जुड़ा तो बीच की लंबाई कितनी है, बीच के लंबाई की कितनी है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच की लेंथ कितनी है, तो बॉन्ड लेंथ कितना इसका है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम इसका बॉन्ड लेंथ है। और बात करें अगर ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.42 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी के बारे में। तो डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो 3.51 होती है, डायमंड की जो डेंसिटी होती है 3.51 होती है, और यह इसकी क्या है, एब्सोल्यूट डेंसिटी है, मतलब वाटर से कंपैरिजन की डेंसिटी है। बात करें इसके ग्रेफाइट की डेंसिटी 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, यह डेंसिटी कुछ कम है डायमंड के मुकाबले। तो ये हुआ इसके कुछ प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे इसके कुछ यूजेस के बारे में। जैसे ग्रेफाइट आप देखे होंगे कहाँ यूज करते हैं, आप पेंसिल की नीब के अंदर भी ग्रेफाइट देखे होंगे। जो पेंसिल की नीब होती है, पेंसिल जो लीड होती है, उसके अंदर भी क्या ग्रेफाइट बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। और डायमंड को आप ज्वेलरी के अंदर देखते होंगे, ज्वेलरी के अंदर इसका यूज होता है। बाकी और भी अनेकों यूज है जहाँ पे इसका यूज करते हैं। और ग्रेफाइट का यूज कंडक्टर के रूप में भी कई करते हैं, और स्पेशली ये ब्लैक कलर का होता है और ये कार्बन की पेंसिल की नीब में पाई जाती है। तो पहला प्रॉपर्टी दिया हुआ है टेट्रावैलेंसी। पहली प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब
वह 4 कार्बन का बॉन्ड बनाता है, यानी कि जिसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। यानी कार्बन के पास 4 वैलेंसी है और जिसका हम लोग 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो पहले की प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रा वैलेंसी, यानी जिसकी वैलेंसी, जिस कंपाउंड की वैलेंसी 4 होती है उसी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन कार्बन से जुड़ करके लंबी लंबी चेन बनाता है। कैटिनेशन कार्बन की वह प्रॉपर्टी है जिसमें वह क्या करता है? कार्बन कार्बन से जुड़ करके लंबी लंबी कार्बन की चेन बना सकता है, उसी को बोलते हैं कैटिनेशन। यानी कार्बन के पास ये गुण भी है कि कार्बन कार्बन से ही जुड़ करके लंबी लंबी चेन बना सकता है, उसी को बोलते हैं कैटिनेशन। मतलब गैंग ऑफ वासेपोर है, गैंग क्रिएट कर सकता है ये। अगला दिया हमारे पास है आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म क्या होता है? यानी कि किसी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। जैसे लिख दिया हमने C5H10, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 10 है, इस मॉलिक्यूल से अगर बनाए, अगर आइसोमेरिज्म इसका आइसोमर्स लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? आइसोमर्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि कार्बन 5 हो, देखिए 5 कार्बन की चेन है, यानी ये कंपाउंड ऐसे बना सकता है जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। यानी ये कंपाउंड जो C5H10 लिखा था, नहीं ये करना है, H12 लिखा है, ये आपका पेंटेन है, इस कार्बन का नाम है पेंटेन। और पेंटेन क्या कर रहा है? 5 कार्बन की लंबी चेन बना सकता है, ऐसा हमारा ये कार्बन जो है ऐसा भी कंपाउंड बना सकता है, CH3, C और फिर CH3, इधर से CH3 और इधर से CH3। अब यहां भी देख सकते हैं कि सेम कहानी है, 5 कार्बन है और 3 3 6 3 9 3 9 4 13 9 3 12 और 1 13 12 12 3 4 12, यानी 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। जो फार्मूला यहाँ था उसी से 2 तरह के बन गए स्ट्रक्चर, 2 तरह के बन गए स्ट्रक्चर। तो इसी गुण को कहते हैं क्या है? आइसोमेरिज्म कहते हैं। कार्बन अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है, सेम कंपाउंड के सेम फार्मूला रहेगा लेकिन उसका अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है, उसी गुण को बोलते हैं क्या है? आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास पॉलीमेरिज्म। तो पॉलीमेरिज्म क्या होता है? यानी कार्बन अलग अलग पॉलीमर्स को कंपाउंड करने की क्षमता है। पॉलीमर्स क्या है? जैसे मान लिया C2H6 है, ये क्या आपका इथीन है, ये कंपाउंड है आपका इथीन, ये भी एक पॉलीमर है, ठीक है। और ना वैसे बहुत सारे पॉलीमर्स, C2H6 है, एक और पॉलीमर उसी का सेम, एक और पॉलीमर मान लो C2H6, ये अलग अलग हमारे क्या है? पॉलीमर्स कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं पॉलीमर्स कहते हैं। तो पॉलीमर्स को कंबाइन करने की क्षमता जिसके अंदर है ये सेम है, अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब ये C, ये इथीन है, ये प्रोपीन हो जाए, ये ब्यूटीन हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कार्बन के पास ऐसा प्रॉपर्टी है क्या? कार्बन इनको भी आपस में बॉन्ड बना के रख सकता है। मतलब पॉलीमेरिज्म प्रॉपर्टी ऐसी है, अलग अलग पॉलीमर्स को कार्बन कंबाइन कर सकता है और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पॉलीमेरिज्म। इस एग्जांपल क्या है? इथीन कंपाउंड, बहुत सारे इथीन कंपाउंड आपस में गए, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पॉलीथीन। इसका नाम दे देंगे क्या? बन जाएगा पॉलीथीन हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? हालांकि हमारे आसपास मौजूद जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन होता है और उसके साथ कार्बन की चेन के साथ उसमें और भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन अगर कार्बन की चेन से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। डिफरेंसेस से आप लोग देख सकते हैं कि वे कंपाउंड जिसमें क्या हो, एक से अधिक कार्बन हो, एक कार्बन हो या एक से अधिक कार्बन की चेन होती है और वो जो कार्बन होता है वह अटैच होता है किसके साथ? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन के साथ वह अटैच होता है, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं CH4 मीथेन, CH3OH, इसमें ऑक्सीजन आ गया, यह भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। CH3CHO ये भी क्या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। पर इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, जैसे कार्बाइड। अगर कंपाउंड्स
कार्बाइड्स में आ रहा है, जैसे C2 दिया है, अगर कंपाउंड्स में आ रहा है जैसे CaC2, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाता है, ये आपका इनऑर्गेनिक होता है। जैसे CN दिया है साइनाइड, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। मान लीजिए NaCN, ये भी क्या आपका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और कार्बोनेट भी अगर आता है, कार्बोनेट भी क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए CaCO3, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो याद देना है कि भाई कार्बाइड हो, साइनाइड हो और या तो कार्बोनेट हो, तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। इनके अलावा कोई भी कार्बन चेन हो जो कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन से अटैच अगर हो रहा है कार्बन की चेन, तो वह कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें से जो बनते हैं, जो फॉर्म होते हैं सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन के मदद से बनते हैं। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के मदद से बनते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, C2H5, 6, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये सभी किसके एग्जांपल है, हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है। बात करें अगर इनके टाइप्स की, तो दो टाइप्स हैं। अगर बात करें इनके टाइप्स की, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी जो एल्केन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, एल्केन ग्रुप के, एल्केन समूह के, इन्हें बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, अर्थात कार्बन जो होता है 4 सिंगल बॉन्ड के साथ, कार्बन के साथ या किसी और एटम के साथ अटैच होता है। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, एल्केन, या फिर उसे कहेंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्काइन में डबल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो कहेंगे एल्कीन, और वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वही एक आता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, एल्काइन कहते हैं, और ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही प्रकार है। यानी हम ये समझें, सैचुरेट में क्या हो जाएगा, नो मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड। किसी कंपाउंड में अगर हम और अधिक हाइड्रोजन नहीं ऐड कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर किसी कंपाउंड में मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड, इसमें और अधिक हाइड्रोजन हम उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो किसी कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को निश्चित करता है, डिटरमाइन करता है, उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमारे पास क्या है, OH अगर कार्बन के चेन के साथ OH लग जाए तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। CHO लगा हो कार्बन चेन के साथ, वो आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। C≡H पर लगा हो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। होमोलॉगस सीरीज के बारे में, तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, यानी कि कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स के ऐसे ग्रुप का सीरीज, यानी हम इसे ऐसे कहेंगे कि ऐसा कोई कार्बन कंपाउंड्स का सीरीज होता है, इसमें काफ़ी कंपाउंड्स का सीरीज होता है, अनेकों कंपाउंड्स में होते हैं सीरीज के अंदर, जिसमें उन कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वह सेम होती है, उन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और साथ में उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम लगा होता है, जो कि अपने दो सक्सेसिव मेंबर से सिर्फ CH2 के अंतर पर होते हैं। यानी एक कार्बन का जो अगला कार्बन होगा, यहाँ लिखा है सक्सेसिव मेंबर। सक्सेसिव मेंबर का मतलब क्रमागत आने वाले जो मेंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल लिखा है CH4 और C2H6, इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, तो इसके बाद का अगला कार्बन क्या होगा, एक कार्बन का चेन है, तो उसका दो कार्बन का चेन, फिर 3 कार्बन का चेन, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बात कर रहे हैं सिर्फ CH2 का होगा। तो अगर ऐसा कोई सीरीज कार्बन कंपाउंड्स का जिसके अंदर जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी
और साथ में उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप भी लगा होगा, और जो कि अपने सक्सेसिव मेंबर से CH2 के अंतर पर होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, होमोलॉगस सीरीज। एग्जांपल मुझे देख सकते हैं एल्केन ग्रुप में जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एग्जांपल CH4 यानी मीथेन, C2H6 एक कार्बन का दो कार्बन का C2H6, C3H यानी कि मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी एल्केन के हैं। एल्कीन में अगर हम देखें तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये सभी इथीन के एग्जांपल है। और अगर बात करें एल्कोहल के अंदर तो आप देख सकते हैं क्या है, CH3OH है यानी आपका ये मिथेनॉल है, और ये आपका C2H5OH यानी इथेनॉल है। आप इसको देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस CH2 का ही है, डिफरेंस इतने का ही होगा। कैसे, यहाँ कितना कार्बन एक, यहाँ कितना कार्बन दो, कितने का अंतर है, एक कार्बन का अंतर है, ठीक है। यहाँ कितना हाइड्रोजन 5, यहाँ कितना हाइड्रोजन 3, तो कितने का अंतर हुआ, इसमें आपका 2 का अंतर हुआ यानी H 2 का हुआ। यहाँ भी एक OH, यहाँ भी एक OH, OH सेम है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कि ये होमोलॉगस सीरीज के भाग हैं। अच्छा इनमें देख सकते हैं इनके अंदर भी जो डिफरेंस होगा, इनके अंदर भी डिफरेंस सेम होगा। यहाँ कितने कार्बन 2, यहाँ कितने कार्बन 3, तो कितने का अंतर हुआ, एक कार्बन का अंतर है। और क्या है, यहाँ कितने हाइड्रोजन 7, यहाँ 5, तो कितने का अंतर हुआ, 2 का अंतर है NH2। यहाँ भी एक OH, यहाँ भी एक OH, OH में कोई अंतर नहीं। तो कह रहा है कि ये जो अंतर है ये डिफरेंस हो रहा है। क्या बोल रहा है, अपने दो सक्सेसिव मेंबर में जो डिफरेंस होगा वह CH2 का डिफरेंस होता है। और ऐसे पूरे सीरीज को हम लोग कहते हैं क्या, ऐसे पूरे सीरीज को कहा जाता है होमोलॉगस। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC के नामकरण की विधि क्या है। देखिए नाम को लिखने से पहले हमें 2 बातों का ध्यान देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, एक आपका होता है प्रेफिक्स और एक होता है आपका सफिक्स, यानी शुरुआत का अक्षर और अंतिम का अक्षर। मान लीजिए अगर कोई नाम लिख देंगे, अगर हम मीथेन, मिथ एन लिख देंगे तो इसमें देखिए 2 शब्द मिलकर बना हुआ है, एक आपका मिथ है, एक आपका एन है। तो ये जब मानेंगे प्रेफिक्स है और इसको कहेंगे सफिक्स है। तो कार्बन की संख्या, ये जो मैथ लिखा है यह कार्बन की संख्या के हिसाब से बनता है। तो कार्बन की संख्या के हिसाब से कुछ हमने प्रेफिक्स लिख रखे हैं, उसको देख लेते हैं। अगर कार्बन 1 होगा तो लिखेंगे मिथ, कार्बन 2 होगा तो लिखेंगे इथ, कार्बन 3 होगा तो लिखेंगे प्रोप, कार्बन 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से हेक्स हेप्ट और 8 से आप ऐसे करके लिखा हुआ है, कार्बन 10 से डेक। ये तो कार्बन की संख्या के हिसाब से उनके प्रेफिक्स हुए। साथ में कुछ और सफिक्स भी होते हैं जो डबल बॉन्ड के साथ होते हैं। मान लो बॉन्ड के साथ अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसमें तो एन लिखते हैं लास्ट में क्या लगाएंगे एन, अगर वो एल्केन ग्रुप का मेंबर होगा तो। और अगर उसमें डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखेंगे, ENE लिखेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें आइन लिखेंगे। चलिए एग्जांपल लेकर इसका समझते हैं। जैसे अगर मैं लिख दिया कोई एग्जांपल CH4, अब इसका आपको नामकरण करना है, क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है मेथ, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग मेथ। अब इसमें एक कार्बन तो जाहिर सी बात सिंगल बॉन्ड ही होगा, सिंगल बॉन्ड अगर है तो क्या लगता है इसमें ए लिख देंगे, तो हो गया मिलाकर मेथ एन, मेथेन इसका नाम हो गया। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे मान लिखा है CH2 और अच्छा चलिए यहाँ से करते हैं डबल बॉन्ड C, इधर से भी H, यहाँ भी H लगा दिया, हमने स्ट्रक्चर ग्रुप लिखा। इसका अगर कोई नामकरण करना है तो क्या लिखेंगे इसके लिए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इसमें इथ लिखते हैं, इथ लिख देंगे। डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे इन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा इथीन, ये नाम इसका हो जाएगा इथीन। हर बार ऐसा स्ट्रक्चर ग्रुप में नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स के रूप में भी क्वेश्चन आपके पास मिल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स के रूप में भी लेंगे फिर भी उसका नाम लिखना आना चाहिए। जैसे लिखा जाएगा C3H6, अब पहचानना है कि ये एल्केन है या एल्कीन है, एल्काइन है। तो आप देख सकते हैं कि एल्कीन के फार्मूले पर है, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है CnH2n। अगर इस फार्मूले पर है तो ये किसका फार्मूला होता है, यह आपका एल्कीन का फार्मूला है।
तो इसमें कितने कार्बन है? एक का 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स प्रोप लिखते हैं। इसमें एल्कीन ग्रुप का मेंबर है, डबल बॉन्ड इसमें है, तो क्या लगा देंगे इसमें? ईन। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, ऐसे इसके हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप का जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे लिखा जाता है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे हमारे पास हैलोजन, ये भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, बट हैलोजन को हमेशा प्रेफिक्स के रूप में ही लिखा जाता है। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको लिखते कैसे? प्रेफिक्स में है। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, ऐसे इनको प्रेफिक्स के रूप में लिखा जाता है। वहीं अगर बात करें अल्कोहल, जो उसमें कार्बन की चेन के साथ आर के साथ OH लगा होता है, उसको अगर लिखना चाहे प्रेफिक्स में जब भी OH लिखा कर दिया जाएगा, और प्रेफिक्स में लिखना है तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और अगर सफिक्स में लिखना है तो ऑल लगाते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। यानी अगर हमारे पास सपोज है कोई एल्केन होगा, अगर कोई एल्केन है तो उसमें से ई को हटा करके, ई को रिप्लेस करके वहां पर क्या जोड़ता है? ऑल, तो हो जाता है आपका एल्केनॉल, ऐसे इसका नाम लिखते हैं। बात तो दूसरा एल्डिहाइड, अगर आर के साथ CHO लगा होता है, कार्बन चेन के साथ डबल बॉन्ड से ऊपर लास्ट में O लगा होता है और CH लगा होगा, तो होता है आपका एल्डिहाइड होता है। और एल्डिहाइड को अगर प्रीफिक्स के रूप में लिखना है तो लिखते हैं फॉर्माइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसके लिए? फॉर्माइल लिखते हैं। और सफिक्स की बात करें अगर, तो सफिक्स में इसको लिखते हैं अल। यानी अगर मेरे पास कोई एल्केनल दिया होता है तो अगर एल्केन रहेगा और एल्डिहाइड ग्रुप का होगा तो ई को रिप्लेस करके लिखेंगे यहाँ पर अल लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका एल्केनल हो जाएगा। बात करें अगर कीटोन की, जिसमें दोनों तरफ कार्बन कार्बन चेन होती है, अब बीच वाले कार्बन से कहीं से ऑक्सीजन लगा होता है, बीच वाले कार्बन से कहीं पर ऑक्सीजन लगा होता है, दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, उस ग्रुप को बोलते हैं कीटोन ग्रुप। कीटोन में अगर प्रीफिक्स लिखना होता है तो लिखते क्या है? ऑक्सो लिखते हैं। उसमें क्या लिखते हैं? ऑक्सो लिखते हैं। और सफिक्स लिखना होता है तो लिखते हैं ओन, ONE, ओन होता है, वन नहीं। यानी इसमें अगर हमको कोई कीटोन ग्रुप का मेंबर दिया हो और एल्केन होगा तो यहाँ क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं, एल्केनोन हो जाता है, नाम हो जाता है एल्केनोन। वही बात करें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बन चेन के साथ COOH लगा होता है, COOH, यानी कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से O लगा होता है, एंड लास्ट वाले ये R होगा और C के साथ डबल बॉन्ड ऊपर हो, इधर से OH लगा होता है, तो ये कहलाता आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको प्रीफिक्स में लिखना होगा तो लिखेंगे कार्बोक्सी, और अगर सफिक्स में लिखना होता है तो लिखते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड लिखते हैं। अर्थात अगर मेरे पास कोई एल्केन दिया रहेगा, अगर सपोज दैट हमारे पास कोई एल्केन दिया है तो उसमें क्या करना है आपको? ई को रिप्लेस करके वहां लगाना है एल्केनोइक और लिखना है क्या? एसिड, तो नाम हो जाता है आपका एल्केनोइक एसिड। इन पूरे टॉपिक्स की फुल वीडियो, पूरा डिटेल है, पूरा लेक्चर आपके पास है, चैनल में है अपलोड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उसको पूरा स्टडी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो अब हमको पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आपको कुल 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 4 नियम पढ़ने, 4 रिएक्शन पढ़ने हैं। कंबशन रिएक्शन, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि कंबशन का ही समझ लीजिए एक प्रकार है, और तीसरा पढ़ना आपको एडिशन रिएक्शन, और चौथा पढ़ना आपको है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अधिकता में ऑक्सीजन के साथ अगर कराएंगे रिएक्शन तो आपका कहलाएगा कंबशन रिएक्शन। लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा? एक्सेस में होगा, बहुत अधिक मात्रा में। समझिए कि इस रिएक्शन में जो जलेगा ना, जल के समझे धुआं धुआं हो जाएगा पूरा, ऐसा कुछ रिएक्शन दिखाएगा। यानी कंप्लीट कंबशन का मतलब हुआ है इसमें। यानी किसी भी एलिमेंट का अगर सपोज दैट हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 रूल आप याद रखना। अगर कार्बन है, कार्बन का करवाया जाएगा अगर ऑक्सीडेशन यानी कंबशन कराया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन क्या बनता है? CO2 बनता है, प्लस साथ में क्या निकलता है? हीट प्लस
लिबरेट होता है। ये आपको याद रखना है कि जब कार्बन का कंबशन कराया जाएगा, कार्बन का कंबशन कराया जाएगा तो CO2 प्लस हीट बनेगा। ये तो बात कार्बन की है। और हमारे पास कभी कभी कार्बन कंपाउंड है, कभी कभी हो जाएंगे कार्बन कंपाउंड्स होंगे, कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स कैसे होंगे? जैसे CH4, ये आपका क्या है? कार्बन कंपाउंड है, मीथेन है। अगर इसका करवाया जाएगा, कंबशन कराया जाएगा तो यहां पर क्या होगा? अगर इनका कराया जाएगा कंबशन तो यहां पर भी CO2 के साथ H2O बाहर निकलेगा, यानी कि CH4 कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड H2O, एंड साथ में हीट प्लस लाइट तो निकलेगा ही, हीट प्लस लाइट लिबरेट होगा इसके अंदर से। तो याद रखना दो तरीके, अगर कार्बन सिंगल है तो कार्बन का करवाएंगे रिएक्शन तो CO2 बनेगा, सिर्फ पानी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो जब इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो पानी बनने का चांस है। और जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स जिसके अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन भी होता है, तो उनका जब होगा रिएक्शन तो CO2 के साथ क्या बनता है? H2O बनेगा साथ में। इसका करा दिया रिएक्शन, कुछ और लिख कर सकते हैं हम लोग, C2H6, इनका करवाया रिएक्शन, अगर इनका अगर करवाया जाएगा कंप्लीट कंबशन। अच्छा, इसको बैलेंस भी करना होता है, ध्यान देना इस बात पर भाई, जो भी हमारा रिएक्शन होगा क्या करना है? बैलेंस। अच्छा, इसको बैलेंस करते हैं, जरा देखते हैं इधर कितने ऑक्सीजन? 3 है, इधर ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2 है। तो प्रॉब्लम भी है, तो करना क्या है? इधर 3 है तो यहाँ पे 2 लिखा, हो गया यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 लिखा, ये भी 4 हो गया। बट हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? यहाँ हाइड्रोजन आपके हो गए कितने? 2 में 4 हो गए हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। सब बैलेंस है, ओके। तो कंप्लीट कोई भी रिएक्शन अब लिखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस जरूर करेंगे, बिना बैलेंस के रिएक्शन नहीं लिखना है, ठीक है। एक और कंपाउंड हमारे पास है, इथेन का करवाएंगे रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और वो भी कौन सा रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन। तो जान रहे हैं आप क्या बनना है? CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या दिखाना है? हीट प्लस लाइट दिखा देना है, बैलेंस कर देना इसको। तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एक रिएक्शन हमारे पास है, अगर इथेनॉल का करवाएंगे रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और अगर ये कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो CO2 प्लस H2O निकलेगा, और साथ में इसमें हीट और प्लस लाइट निकलेगा। आपको तरीका देखना है, क्योंकि वे कार्बन कंपाउंड्स हैं। अगर सिर्फ कार्बन होता तो पानी नहीं बनता, लेकिन कार्बन कंपाउंड जब यूज करेंगे इसमें हाइड्रोजन होगा, तो वहां पर क्या होगा? CO2 साथ पानी बनेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? यह भी कंबशन का एक प्रकार होता है। यहाँ भी हमें रिएक्शन करवाना होता है ऑक्सीजन के साथ ही, लेकिन रिएक्शन पूरा कंप्लीट कंबशन नहीं कराते हैं। रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन साथ ऑक्सीजन यूज करेंगे लिमिटेड मात्रा में, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करवाते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड, पार्शियल कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, हम ये कह सकते हैं। तो बात करते हैं, अगर कोई कार्बन होगा और कार्बन के साथ अगर करवाया जाएगा ऑक्सीजन रिएक्शन, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, कंप्लीट कंबशन नहीं करेंगे तो क्या होगा ये? यानी कि इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, तो यहां से क्या बनेगा? CO2 बनेगा। सिंपल बात, कार्बन का करवाएंगे रिएक्शन क्या होगा? CO2 बनेगा। और वहीं पर अगर कोई कार्बन कंपाउंड यूज कर लिया गया, ये आपका कार्बन कंपाउंड है, इसका अगर करवाया गया रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वो भी किस प्रकार से? लिमिटेड वे में, ऑक्सीजन एक्सेस नहीं रखेंगे, और इसका करवाएंगे कंप्लीट कंबशन नहीं करवाते हैं, यानी इसका होगा क्या? ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा रिएक्शन। तो यहां पर कार्बन कंपाउंड में क्या बनेगा? CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O बनेगा। इस रिएक्शन के अंदर हीट और लाइट नहीं निकलेगा, याद रखना इस बात पर, क्योंकि इसको लेबोरेटरी के अंदर बकायदे निगरानी के अंदर रख कर इसको ऑब्जर्व करके बनाया जाता है चीज। तो ये अधिक मात्रा में हीट और लाइट इसमें से नहीं निकलता है, लेकिन कंबशन में हीट और लाइट निकलता था, और लिखना भी एग्जाम में आवश्यक है। यहाँ पर आपका हीट और लाइट बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ CO2 प्लस H2O होगा,
बाकी रिएक्शनों को बैलेंस करना है। उधर कितने ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए, आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो ये आपका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा जो आता आपका है वह आपका आता है एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास क्या था, हमारे पास एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे CH2, ये आपका कंपाउंड है, इथीन कंपाउंड है। इथीन का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग H2 के साथ। इस हाइड्रोजन को डायरेक्ट इसके साथ अटैच कर देना है। कैसे करेंगे, कोई कैटलिस्ट वगैरह यूज करेंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैटलिस्ट का यूज क्यों करते हैं, पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री होगी। दोनों जगह जो वैलेंसी फ्री होगी, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ जाकर के अटैच हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, C के साथ ये दोनों पहले से H लगे हुए हैं, और ये जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे वैलेंसी फ्री, ये दोनों H, एक यहाँ जाकर लग जाएगा, एक यहाँ जाकर लग जाएगा। और इन जगहों पर ऑलरेडी आपके पास हाइड्रोजन मौजूद था, तो कंपाउंड क्या हो गया, C2H6 हो गया। C2H6 यानी इथीन को कन्वर्ट किसमें कर दिया, इथेन में कन्वर्ट कर दिया। इथेन कन्वर्ट इनटू इथेन बाय एडिशन रिएक्शन, तो इसे कहते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं लोग, कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी हमारे पास होगा, जैसे CH4, कार्बन के पास 4 वैलेंसी है और चारों जगहों पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, Cl2 से करवाया रिएक्शन, Cl2 से करवाया रिएक्शन। यहां भी क्या करना है, सनलाइट का यूज करना है। नॉर्मली ये आपका थर्मल सब्स्टिट्यूशन होता है। सनलाइट यूज करेंगे, इसका एक H बाहर निकलेगा, इसका एक H बाहर निकलेगा। तो जब इसका एक H बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा आपका, ये H बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा CH3। 4 H था, एक H निकला तो एक Cl आके लग जाएगा यहाँ पर, और एक H निकला और इसका एक Cl, तो हो गया आपका HCl आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ से HCl आपका बाहर निकल गया, क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। अच्छा, इसका फिर उसी कंपाउंड का फिर लेकर CH3Cl अगेन करवाएंगे, क्लोरीनेशन करवाएंगे अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फिर क्या होगा, एक और H निकलेगा और एक और, भैया कितने हैं, 3 है, एक निकलेगा तो कितना हो गया, CH2 और Cl2 हो जाएगा, और एक Cl आ गया तो एक Cl इधर बन गया। इसका फिर से करवाएंगे अगर रिएक्शन, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास CH2 और Cl2, और इसका फिर करवाएंगे रिएक्शन। कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, यूवी लाइट से, तो इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो एक और H जो निकला है वो भी H निकलेगा, तो हो जाएगा CH Cl3 प्लस यहाँ पर बनेगा आपका HCl, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो ये जो क्लोरोफॉर्म बनता है, ये कैसे बनता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रयोग करके मीथेन कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट कराया जाता है, तो हमारा क्लोरोफॉर्म कंपाउंड बनके तैयार होता है। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ना है हमें सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इसमें आपको सिर्फ 2 ही कंपाउंड्स मात्र पढ़ने हैं। पहला आपका है अल्कोहल पढ़ना है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में, जिसका फार्मूला यहाँ पर लिखा है। दूसरा आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि इसके अंदर पढ़ना हमको है इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो मात्र ही 2 कंपाउंड्स पढ़ना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते बारी बारी। तो इथेनॉल का जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम इसको कहते हैं क्या, इथाइल एल्कोहल कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो C2H5OH होता है। बात करें इसके प्रिपरेशन की, कि अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो करते कैसे, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन कराते हैं तो उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके माध्यम से।
जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे रिएक्शन के साथ, पहले आप शुगर को या स्टार्च को अगर वो H2O की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज का जब हम इस्तेमाल करेंगे, ग्लूकोज का जब डाइजेस्ट के कंडीशन कराते हैं रिएक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास एक अल्कोहल बनके प्राप्त होता है और CO2 गैस निकलता है। यानी पहले हमको शुगर के साथ कराते हैं रिएक्शन H2O के साथ, तो हमारे पास ये कंपाउंड प्राप्त होता है, और जब इसका हम लोग जाइमेस के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल के अंदर उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमें दोनों प्रॉपर्टी समझनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का किसी भी कंपाउंड का अगर दिया जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब उसका फिजिकल स्टेट, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो फिजिकल स्टेट बात करें अगर, तो अल्कोहल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और कलरलेस होता है। कलर की बात करें तो रंगहीन होता है, बट आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारे अल्कोहल्स जो ड्रिंकिंग वाले होते हैं वो कलरफुल होते हैं, बिकॉज उसमें मिक्सचर किया जाता है कुछ और पदार्थ का। टेस्ट की बात करें, टेस्ट का बर्निंग टेस्ट जो है। साथ में अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस, इतने पर बॉइल होता है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो -118 डिग्री सेल्सियस, यानी -118 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है, सबसे महत्वपूर्ण बात, डेंसिटी। आप देख सकते हैं इसकी डेंसिटी 0.79 ग्राम पर ml होती है, यानी कि इसकी डेंसिटी पानी से भी हल्की है। इसकी डेंसिटी वाटर से हल्की है। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, वाटर डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, और इसकी डेंसिटी 0.79। इसका मतलब क्या है, ये पानी से इसकी डेंसिटी पानी से कम है, यानी ये जो अल्कोहल होता है पानी से हल्का होता है। इसका तो मतलब ये होना चाहिए कि अल्कोहल पानी में तैर जाना चाहिए, बट इसको लोग तैराते नहीं हो। देखते हो कि आप लोग जितने भी ड्रिंक करते हो लोग क्या करते हो, वो मिक्स करते हैं और पूरा मिक्स होता है। बट ये मिक्स हो सकता है, ये तैर सकता है, बट क्या होना चाहिए, जो वाटर होना चाहिए, वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा तब जाके फ्लोट करेगा, वरना तैरेगा नहीं। बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी बात करें अगर, तो सॉल्युबिलिटी यानी अल्कोहल जो होते हैं पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस कारण से वह पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। इसमें आपको पहला पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल, यानी सोडियम के साथ करवाएंगे रिएक्शन हम लोग अल्कोहल का। तो चलिए करवा के देखते हैं। यदि हमारे पास कोई अल्कोहल है, ये हमने ले लिया इथेनॉल प्लस, इसमें हम लोग कराएंगे रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ कराएंगे रिएक्शन। ये हमारा सॉलिड में होता है और ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है। जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हाइड्रोजन है, 1+ आयन है, सोडियम भी 1+ आयन है। तो क्या करेगा, सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा, सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, C2H5, O के साथ लग जाएगा Na, और प्लस क्या होगा इसमें H2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। H2 गैस बन गया। इसको बैलेंस करके उधर 2 हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 और इसके बाद यहाँ भी 2। तो ये पहला रिएक्शन इसका है सोडियम के साथ। अल्कोहल का रिएक्शन यदि करवाएंगे सोडियम के साथ तो क्या होगा, अल्कोहल प्लस सोडियम बन जाएगा आपका सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। अब प्लस आपका वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ये आपका एक पहला रिएक्शन। दूसरा है C2H5OH, ये हमने ले लिया इथेनॉल, और इथेनॉल का करवाएंगे रिएक्शन O2 के साथ, बल्कि ये आपका एक कंबशन रिएक्शन है। यह आपका एक कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन के अंदर जब किसी अल्कोहल आपका वैसे ही बहुत ही फ्लेमेबल होता है, बहुत अधिक रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे इसको हम लोग O2 से कराएंगे रिएक्शन का, तो ये क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका CO2 प्लस H2O बनेगा, और साथ में इसमें हीट प्लस लाइट निकलेगा, हीट प्लस लाइट इसमें इवॉल्व होगा। केमिकल रिएक्शन क्या करना है, अगर अल्कोहल को करवाया जाए
O2 से करवाया गया रिएक्शन तो CO2 प्लस H2 बनेगा। अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के पहले देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन कितना है। इधर कितने ऑक्सीजन है? 1 2 यहाँ 1 यहाँ 3 इधर है, इधर कितने हैं? 3 वहां भी, ये तो बराबर है। इधर कितने हाइड्रोजन है? अगर देखेंगे इधर हाइड्रोजन 5 और 6 हाइड्रोजन इधर है और इधर 2 ही है, तो 6 बनाने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 हो गया उधर हाइड्रोजन। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन। जब हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया तो ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया, तो इसको बराबर करेंगे 3O 3 2 5 और 3 और 2 5 हुआ है इधर, तो इधर भी अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 5, यह हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन 2 रिएक्शन आपको याद रखना है। एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के तहत आपको 2 रिएक्शन याद रखने हैं। एल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन या किसी मेटल के साथ रिएक्शन याद रखना है, और एल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन यानी कि जो कंबशन रिएक्शन कहलाता है वो। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको रिएक्शन लिखना आवश्यक होता है क्योंकि मार्क्स नहीं मिल। तो पहला यूज दिया है एज बेवरेज, इसको एक बेवरेज की तरह से प्रयोग करते हैं, पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे बियर में, विस्की में, वाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ पेय पदार्थ के रूप में। दूसरा क्या लिखा है? एज कफ सिरप। कफ सिरप में इसका प्रयोग करते हैं। मेडिकल्स में दवाइयों में जितनी सिरप होती है उसके अंदर भी, कफ सिरप के अंदर और भी अनेकों प्रकार के सिरप होते हैं उसके अंदर भी हम लोग एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्रिया है फ्यूल की तरह से प्रयोग करते हैं इसका भी। एल्कोहल को फ्यूल की तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे 80% अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज कर लिया जाए और 20% अगर एल्कोहल यूज किया जाए, दोनों को मिक्स करके हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। एरोप्लेन्स में और कार में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस फ्यूल का। तीसरा दिया हमारे पास एज एन एंटीसेप्टिक, एक एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। घाव कहीं अगर हो गया, चोट लग गया है तो उसको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात दिया है वह दिया है डीनेचुरेटेड एल्कोहल, यानी जैसे कि जानते हैं लोग एल्कोहल्स को इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है मेडिकल्स के लिए, दवाइयों बनाने के लिए, बट उसको लोग ब्लैक मार्केटिंग ना कर लें, उसका ब्लैक में उसको सेल ना कर लें, जिसकी वजह से उसके उस एल्कोहल के अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं क्या है? डीनेचुरेटेड एल्कोहल कहते हैं, ताकि वो ड्रिंक करने के लिए रहे। वरना क्या करेंगे लोग इंडस्ट्रीज में क्या है, दवाइयों को बनाने के लिए वहां से लोग ब्लैक करके बेच देंगे ताकि उसको ड्रिंक करेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, उस एल्कोहल के अंदर कुछ हानिकारक हार्मफुल पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो कि ड्रिंक करने के योग्य नहीं होता है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो आज पढ़ना आपको इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का भी कॉमन नेम एसिटिक एसिड भी है। इसका जो फार्मूला है वह आपका CH3COH COOH है। ये इसका फार्मूला और ये इसका कॉमन नेम और ये उसका IUPAC नेम। बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो क्या क्या इसके अंदर है। इसका पहला आपका है प्रिपरेशन मेथड, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखा है कि अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये हमारा एल्कोहल, जहां पर R क्या है आपके कार्बन की लंबी चेन होती है, CH2OH, ये आपका एल्कोहल हो गया। एल्कोहल का अगर हमको करवाना ऑक्सीडेशन, इसके लिए क्या चाहिए, हमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसके वजह से कराया रिएक्शन और फिर सेकंड में हमने इसकी करवाया हाइड्रोलिसिस। सेकेंड पार्ट में इसका हमें करवाते हैं हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला इससे बना हुआ एक और कंपाउंड है, विनेगर बनता है। इससे बना हुआ एक और पदार्थ है विनेगर। विनेगर में क्या होता है, 5 से 8% एसिटिक एसिड यूज करते हैं। 5 से 8% एसिडिक एसिड यूज करते हैं। वाटर में इसको मिक्स किया जाता है जिससे हमको हमारा ये विनेगर बनता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं लोग हैं, प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड आइटम्स, जो भोजन के खाद्य पदार्थ होते हैं, अचार हुए या फिर कुछ मसालेदार चीज हुए, उनको सेव करना, सुरक्षित रखना बहुत लंबे समय तक, जैसे अचार हुए, इनको बचाने के लिए हम लोग उसको इस विनेगर के अंदर डाल के उसको रखते हैं। अब बात करते हैं उसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इथेनोइक एसिड की
ये कंपाउंड्स जो होता है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कलरलेस होता है, रंगीन होता है, साथ में पंजेंट स्मेलिंग होती है, काफी तीक्ष्ण इसकी दुर्गंध होती है इसकी। साथ में अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अगर तो 391 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी गलत लिख दिया गया है, डेंसिटी इसकी होती है हाँ, तो इसकी डेंसिटी की बात करें अगर तो डेंसिटी इसकी होती है 1.08 ग्राम पर एम एल इसकी डेंसिटी होती है। साथ में अगर देखते हैं अगर सॉल्युबिलिटी की कि क्या इथेनोइक एसिड पानी में घुलता है, तो यस, ये पानी में सॉल्युबल होता है, मिसिबल होता है वाटर के अंदर, क्योंकि ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो क्या पढ़ना, पहला एस्टरिफिकेशन पढ़ना है। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, जब हमारे पास इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म, तो ये क्या बनता है, जैसे यहाँ पर ये H क्या प्लस में है, एक आपका H प्लस में है और ये OH माइनस में है, OH माइनस है, तो बताओ H प्लस और OH क्या बनता है आपका, वाटर बनता है। ठीक है, आपने वाटर बना दिया किनारे, बचा क्या, यहाँ से अब ये CH प्लस आ गया, ये कंपाउंड इसके साथ अटैच हो गया, तो क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं आप लोग CH3COO, और यहाँ से क्या बन जाएगा C2H5, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा प्लस वाटर, यानी कि ये प्लस वाटर बनेगा आपका इस कंपाउंड में। ये क्या होता है, इथाइल इथोएट, ये आपका इथाइल, तो नाम क्या रखेंगे इसका, इथाइल इथेनोएट, यानी इसको लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट भी आपका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्टर का रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका एक इथाइल इथोएट बन जाएगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएगा। चलिए दूसरा आपको रिएक्शन पढ़ना इसके अंदर है, इसी का प्रॉपर्टीज के अंदर अभी वहां पर हमने बनाया था क्या, इथाइल इथोएट बना था, इथाइल इथोएट CH3COO C2H5, ये कंपाउंड हमारे पास था इथाइल इथोएट। और अगर हम लोग इसका रिएक्शन इसी का करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, अगर इसी करवाया जाएगा हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एल्कली बेस, किसी बेस के प्रेजेंस में अगर इसका हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस तो ये क्या कंपाउंड बनता है हमारे पास, कंपाउंड क्या बनेगा, ये कंपाउंड पूरा बाहर निकलेगा, इसके जगह पर जाकर के सोडियम जाकर लग जाएगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके पास CH3COO Na, जो कि एक सोप का फार्मूला बनता है, सोप का फार्मूला बन जाता है यहाँ पर ये, और ये सोडियम आपका इथोएट बनता है, नाम क्या इसका हो जाएगा, सोडियम इथोएट, इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम इथेनोएट। और ये जो रिएक्शन हमारा है यही रिएक्शन कहलाता है सैपोनिफिकेशन कहलाता है, इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्या लिखना क्या अगर आ जाए सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में, तो क्या बोलना है, व्हेन इथाइल इथोएट रिएक्ट विथ एल्कली बेस, एनी एल्कली बेस टू फॉर्म सोडियम इथोएट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा सोप बनता है। तो हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल, तो अब बात करते हैं सोप के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सोप दिया है। सोप होता क्या है, साबुन जो आप घर में डेली यूज करते हैं, बट वो केमिकली क्या होता है, केमिकली फार्मूला उसका क्या बनता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सोप क्या कुछ और नहीं बल्कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट किसके होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, यानी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही लंबी चेन में
H को हटा करके, हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम लगा देगा या तो पोटेशियम लगा देगा, वही हमारा क्या होता है, सोप होता है। लंबी चेन कार्बन की होगी। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, दो तरह के सोप के बारे में जिक्र किया गया है। एक आपका है सोडियम स्टीरेट और एक आपका सोडियम परमिटेट, दो तरह की चीजें हैं। तो सोडियम स्टीरेट क्या होता है, कार्बन 17, कार्बन की 17 चेन है, 35 हाइड्रोजन है और उसी के कार्बोक्सिलिक एसिड में सीधे वो H होता है, H को हटा करके सोडियम लगा दिया गया, हो गया आपका सोप। यहां भी देखिए सोडियम परमिटेट में क्या C15, कार्बन की चेन 15 कार्बन की चेन है और CONA लगा हुआ है, तो ये आपके क्या होते हैं, सोप कहलाते हैं। यानी कुछ और नहीं लेंगे, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो जो ये सोप्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, यानी R अर्थात कार्बन की चेन, C के साथ डबल बॉन्ड से ऊपर O और O के साथ क्या लगा होता है, ONA लगा होता है। बात करें इसका रिप्रेजेंटेशन, सोप बार हम लोग ऐसे लिखते ना, लंबा लंबा चेन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल, कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे इस तरह से बनाया गया है। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर दिखता है और लास्ट में यहाँ पर एक डॉट बनता है। तो ये दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कहलाता है इसका टेल, एक पार्ट कहलाता है इसका हेड कहलाता है, दो पार्ट होते हैं। यानी एक पार्ट जो होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, वाटर से जाके चिपकने वाला, वाटर से प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला, और ये आपका हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी से दूर भागने वाला। यानी पानी दूर भागेगा तो क्या होगा, जाके ऑयल से चिपकेगा। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को समझने के बाद ही हम लोग मिसल फॉर्मेशन कर पाएंगे। मिसल फॉर्मेशन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी आवश्यक भी है और एग्जाम में लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आप उसको याद करके रखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट है, सोप का क्लींसिंग एक्शन ऑफ तरीका क्या है, यानी क्लींसिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप। सोप किस प्रकार से गंदगी को साफ करता है, गंदगी को दूर करता है, भगाता है, हटाता है। तो जैसा कि हमारे पास मान लीजिए कंटेनर के अंदर, एक जार के अंदर हमने सोप सॉल्यूशन डाल रखा है और अगर इसमें कोई गंदा कपड़ा या कोई भी डर्ट पहुंचता है, मान लीजिए कि डर्ट आपका है, तो डर्ट जैसे आप पहुंचता है तो इसके सोप क्या करता है, उसके साथ कॉन्जुगेट करता है। सोप के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक और एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। तो भाई हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है इस पानी वाले एरिया में मिक्स होता है, पानी वाले एरिया में जो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी से नहीं चिपकता है वह जाके उस डर्ट से चिपकता है, उस ऑयल ड्रॉप से चिपकता जाकर के। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यही वो फंक्शन, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीच में हमारे पास क्या है, ये डर्ट है, ऑयल ड्रॉपलेट्स में किसके, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है या डर्ट है। ये पूरा बाहर हमने जो बना रखा है, ये सोडियम का जो सॉल्ट था जो कि एक सोप है, ये पूरा जाकर इसके चिपक रहा है। इसे देख रहा है, ये सोडियम, ये वाला पार्ट कहलाता, ये वाला पार्ट आपका होता है हाइड्रोफिलिक और ये वाला पार्ट कहलाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है लेकिन ऑयल से चिपकता जाकर के, इसको हम लोग कहते हैं लायोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक है बट लायोफिलिक है, ये जाके से चिपकता है और ये इस प्रकार सभी जितने भी सॉल्ट के, जितने भी सोप के फॉर्मूले या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब जाके उस ऑयल ड्रॉप से जाके चिपकते हैं और उसको खींच के बाहर ला जाते हैं। क्योंकि वाटर की मात्रा ज्यादा है, इसमें क्या वाटर मात्रा ज्यादा, तो वाटर में घुलना चाहते हैं। ये पार्ट जो है, ये सब पार्ट सोडियम के जो पार्ट है पानी में घुलना चाहते हैं और घुलेंगे तो उसको बाहर निकालते हैं इसी को। तो इस तरह से क्या करते हैं, उस गंदगी को खींच के बाहर निकालना चाहते हैं और ऐसे करके आपका ड्रेस, आपका जो भी कपड़ा होता है, गंदगी होती है, उसको ये साफ करते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप किताब बुक में दिया हुआ है, उसको आप लर्न कर जाइएगा। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा है, मार्क्स इसमें आता है और आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। डिटर्जेंट का टॉपिक बचा हुआ है, वो आप उसे घर पर पढ़ लेंगे, काफी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ के रखिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। कुछ अगर दिक्कत प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको चाहिए और कौन सा टॉपिक आपको और पढ़ना है, उसके लिए सीरीज आ जाएगी।